हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम डीएसएमएस की स्टडी कर रहे हैं और डीएसएमएस की लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 4 टेंशन मेंबर कंप्लीट किया था। आज की क्लास में दोस्तों हम चैप्टर नंबर 5 कंप्रेशन मेंबर की स्टडी करेंगे। और दोस्तों ओवरऑल अब तक हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा ये 5वां चैप्टर है। तो दोस्तों किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उस चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें किसी भी चैप्टर के ओवरव्यू पता होते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है तो वो चैप्टर समझने में हमें काफ़ी आसानी होती है। तो इसीलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेशन मेंबर के टॉपिक्स की। तो दोस्तों कंप्रेशन मेंबर में ओवरऑल 12 टॉपिक्स हैं। इन 12 टॉपिक्स में आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपको नाम बताता हूँ, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंप्रेशन मेंबर की परिभाषा यानी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा स्तंभ तथा स्ट्रट यानी कॉलम एंड स्ट्रट्स। तो हम कॉलम और स्ट्रट की डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे कि कॉलम एंड स्ट्रट क्या होते हैं। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों, तीसरा टॉपिक है हमारा संपीड़न उपांग से संबंधित महत्वपूर्ण पद, यानी जो हमारा कंप्रेशन मेंबर होता है दोस्तों उससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे हम, जिनमें कि सबसे पहला टर्म रहेगा हमारा सिरा स्थितियाँ। यानी कोई भी आपको कंप्रेशन मेंबर दिया है तो उसके 2 सिरे होंगे। अगर कोई कॉलम है तो 2 सिरे होते हैं, उसके ऊपर एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो उनके सिरे की स्थिति कैसी होंगी, फिक्स होंगे, हिंज होंगे, क्या होंगे, पहले वो देखेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी में, तीसरे का दूसरा पॉइंट, प्रभावी लंबाई यानी इफेक्टिव लेंथ। हम देखेंगे किसी भी कॉलम की या स्ट्रट की इफेक्टिव लेंथ क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या यानी मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, या फिर लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन भी बोलते हैं। तीसरा टॉपिक ये है, तीसरा पॉइंट ये है। और चौथा पॉइंट है इसमें तनुता अनुपात यानी सिलेंडरनेस रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों तनुता अनुपात, क्योंकि इसी के आधार पर हम कंप्रेशन मेंबर की कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालते हैं। तो इसीलिए चौथा पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे तनुता अनुपात। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि कंप्रेशन मेंबर से रिलेटिव हैं। तो 4 पॉइंट तो ये हो गए तीसरे टॉपिक में, और 2 टॉपिक ऊपर वाले। 3 टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे कि हमें ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं पहले। इसके बाद चौथा टॉपिक है दोस्तों हमारा संपीड़न उपांग की सामर्थ्य यानी कंप्रेशन मेंबर की हम स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे कि कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ क्या होती है। 5वां टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जब हम स्ट्रेंथ निकालते हैं दोस्तों आपको पता है P बराबर A इंटू सिग्मा होता है या सिग्मा इंटू A कह लीजिए। तो ये जो A है यहाँ पर जो एरिया लेंगे हम कौन सा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर सिग्मा आ रहा है तो सिग्मा मतलब स्ट्रेस होता है, तो हम अनुगेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा कंप्रेशन मेंबर है और कंप्रेशन मेंबर में कंप्रेसिव स्ट्रेस ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ दोस्तों ये परमिजिबल होगा, या P कर लीजिएगा इसको, गलती से वो लिख गया है, परमिजिबल एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस। इसके बारे में पढ़ेंगे हम 6ठे टॉपिक में। इतना समझ आया। इसके बाद 7वां टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। कंप्रेशन मेंबर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं मेनली कंप्रेशन मेंबर। एक होता है सतत उपांग, एक होता है असतत उपांग, यानी कंटिन्यूअस मेंबर होते हैं और दूसरा डिसकंटिन्यूअस मेंबर होते हैं। तो इन दोनों टाइप के बारे में पढ़ेंगे और इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे, डायग्राम भी आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। समझ आ रहा है इतना। इसके बाद 8वां टॉपिक है दोस्तों गजट प्लेट, टैकिंग रिवेट्स एंड सेपरेटर्स। तो ये मैं आपको टेंशन मेंबर में ऑलरेडी करा चुका हूँ, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, सेम डायग्राम रहेगा। तो इसीलिए आप इसको टेंशन मेंबर से पढ़ चुके हैं पहले ही, तो इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे, बट ये इंक्लूड किया है मैंने क्योंकि कंप्रेशन मेंबर के टॉपिक में भी दे रखा है। इतना समझ आया। इसके बाद देखिए 8 टॉपिक हो गए, 4 टॉपिक और है मेन। तो ये जो 4 टॉपिक हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। ये 9वां टॉपिक है आपका एक कोणीय संपीड़ांगों में सिरा स्थितियाँ, प्रभावी लंबाइयाँ तथा अनुगेय प्रतिबल। यानी कि यहाँ पर कोणीय संपीड़ांगों की बात कर रहा है ये, जो एंगल स्ट्रट होते हैं उन एंगल स्ट्रट की हम एंड कंडीशन देखेंगे, उनकी सिरे की क्या क्या स्थितियाँ हैं, उसकी इफेक्टिव लेंथ देखेंगे कितनी होती है, और उसमें जो परमिजिबल स्ट्रेस की वैल्यू उत्पन्न होगी वो कितनी होगी ये देखेंगे। इन सब में आपस में रिलेशन है। आपको टेबल बनवाऊंगा, वो टेबल आपको याद करनी होगी, मैं ट्रिक भी बताऊंगा उसे याद करने की। इसमें 9वें टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
10वां टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों हम बिल्ट अप कॉलम, यानी जो संगठित स्तंभ होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दो कॉलम्स को एक साथ मिला करके जब यूज करते हैं जो बिल्ट अप कॉलम बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद 11 टॉपिक आपका सबका फेवरेट टॉपिक है ये, संपीड़न उपांगों का विकल्पन, यानी डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। हम कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन करेंगे 11वें टॉपिक में, क्योंकि जब हम पहले सारा कुछ बेसिक पढ़ लेंगे तो बेसिक पढ़ने के बाद फिर हम उसका डिजाइन करेंगे। इतना समझ पा रहे हैं आप। इसके बाद लास्ट टॉपिक है दोस्तों, ये थियोरटिकल टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है थ्योरी में, जालक तथा बैटन पद्धति। तो ये क्या होती है, लेसिंग एंड वेटनिंग। इसका एक क्वेश्चन कंपलसरी हर साल रिपीट होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। तो ओवरऑल ये 12 टॉपिक थे, जिनमें से दोस्तों 3 टॉपिक पर केवल न्यूमेरिकल आएंगे आपके। एक तो डिजाइन पर न्यूमेरिकल होगा, बिल्ट अप कॉलम पर न्यूमेरिकल होगा, और एक जो आपने स्ट्रेंथ देखा था सामर्थ्य, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। तो 3 टॉपिक पे न्यूमेरिकल है, बाकी सब पे थ्योरी है, फॉर्मूले हैं, तो सारा बेसिक है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। आज मैं पार्ट 1 लेकर के आया हूँ इसका, तो पार्ट 1 में लगभग 8-9 टॉपिक मैं आज ही करा दूंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे हम सारा चैप्टर, ठीक है। तो आपको पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सकें, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। देखिए टॉपिक नंबर 1, संपीड़न उपांग की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन। तो देखिए क्या होती है डेफिनेशन कंप्रेशन मेंबर की। आपको जैसे मैंने टेंशन मेंबर में डेफिनेशन बताई थी, सेम वैसे ही डेफिनेशन यहाँ याद रखें। क्या कि संपीड़न उपांग किसी संरचना के वे उपांग होते हैं जो खुद पर पड़ने वाले अक्षीय संपीड़न बल, ये ध्यान रखना आपको, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स वहन करते हैं। टेंशन मेंबर क्या थे, टेंशन मेंबर वे मेंबर थे जो खुद पर आने वाले टेंसाइल फोर्स को वियर करते थे, लेकिन ये किसको वियर करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स को, यानी अक्षीय संपीड़न बल को ये वहन करेंगे। सपोज ये कोई बॉडी है, यहाँ पर ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी पर इसकी अक्ष पर, ये इसकी अक्ष है कोई, इसकी अक्ष पर आपने कंप्रेसिव फोर्स लगा रखे हैं। कंप्रेसिव मतलब दोनों तरफ से दबा दिया, इसको कंप्रेस कर दिया, संपीड़न लगा दिया इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं, तो इसको दबाने का काम करेंगे ये। तो इन दोनों कंप्रेसिव फोर्स को जब ये बॉडी वहन कर रही है, वियर कर रही है, सहन कर रही है, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, कंप्रेशन मेंबर हो जाएगा ये। यानी ऐसा कोई भी मेंबर जिस पर कंप्रेसिव फोर्स काम करे और वो उसको आसानी से वहन कर ले, तो उसे हम कहते हैं कंप्रेशन मेंबर, यानी संपीड़न उपांग। तो इतना समझ आ रहा है, काफ़ी ईजी डेफिनेशन, आपको आई होप से समझ में आ गई होगी ये, ठीक है। अब इसमें नीचे देखिए एक लाइन लिखी हुई है मैंने, संपीड़न उपांग में स्तंभ तथा संपीडांग दोनों सम्मिलित हैं। मतलब जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं उसमें क्या क्या सम्मिलित है, एक तो कॉलम और दूसरा स्ट्रट्स। तो इसमें 2 ही मेनली हैं इसके कंपोनेंट, एक कॉलम होता है, दूसरा स्ट्रट होता है। तो पहले हम कॉलम एंड स्ट्रट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक क्लियर हुआ, डेफिनेशन क्या है, ऐसा कोई भी मेंबर जो उस मेंबर पर पड़ने वाले एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स को वियर करता है, कंप्रेशन मेंबर कहलाता है। इसमें कॉलम एंड स्ट्रट सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अब कॉलम एंड स्ट्रट पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा कॉलम एंड स्ट्रट, यानी कि स्तंभ तथा स्ट्रट। तो देखिए इसकी डेफिनेशन आपने सोम में भी इसके बारे में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी आपने कॉलम की डेफिनेशन देखी होगी। कॉलम क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर के वर्टिकल मेंबर होते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं, ये केवल एंड केवल वर्टिकल होते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कॉलम संरचना में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल स्थिति में होते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, एक ही वर्ड इसके बारे में, कॉलम के बारे में। कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, जबकि जो स्ट्रट होते हैं दोस्तों वो वर्टिकल भी हो सकते हैं, क्षैतिज भी हो सकते हैं और इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। मतलब ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, नत, यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड किसी भी स्थिति में हो सकते हैं। तो बेसिक सा डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन में कि किसी भी संरचना के ऐसे मेंबर जो केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं कॉलम कहलाते हैं, और किसी भी संरचना के ऐसे मेंबर जो ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, नत किसी भी स्थिति में प्रयोग हो सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रट कहलाते हैं। इतना समझ आ रहा है। अब मैं इसको डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, सबसे पहले ये वाला आप यहाँ देखिए, ये है, ठीक है, ये कोई ग्राउंड है और इसके ऊपर मैंने कोई ये वर्टिकल मेंबर ले लिया, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ मेंबर है वर्टिकल, ठीक, और इसकी अक्ष पर यहाँ पर कोई कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहा है। तो अब ये इसको ऊर्ध्वाधर रूप में लगाया गया है, तो क्या हो गया, ये हो गया कॉलम। समझ आ रहा है। अब बात करें अगर हम स्ट्रट की, तो स्ट्रट क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पर कोई भी एक ट्रस का एग्जांपल ले रखा है। ट्रस मतलब कैंची। आपने मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा कि ट्रस क्या होता है। तो ट्रस क्या होता है, कई सीधी छड़ों को आपस में मिला करके जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है उसे हम ट्रस कहते हैं, कैंची कहते हैं, इतना पता है आपको। तो यहाँ पर मैंने ट्रस ले रखा, देखिए इसमें कितने मेंबर हैं, एक मेंबर ये हो गया OA, एक हो गया OB, एक हो गया
ए बी, इन 3 मेंबर की अगर हम बात करें तो ए बी तो दोस्तों कैसा है, क्षैतिज है। अगर ओ ए और ओ बी की बात करें तो ये कैसे हैं, नत हैं, इंक्लाइंड है। जबकि अगर यहाँ पर आप ओ डी को देखें कैसा है, ये ऊर्ध्वाधर है। तो इसमें तीनों तरह के मेंबर मिल जाएंगे आपको, क्षैतिज भी मिल सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो ये किसी भी स्थिति में हो सकते हैं। तो ये मेंबर्स ऑफ ट्रस है और इसी को हम स्ट्रट कह देंगे। इतना समझ आ रहा है। तो ऐसे मेंबर जो ऊर्ध्वाधर होते हैं कॉलम हो गए, ऐसे मेंबर जो ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, नत किसी भी स्थिति में होंगे स्ट्रट हो जाएंगे। समझ आ गया, बेसिक सी डेफिनेशन थी, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा दोस्तों, आप पीडीएफ से इसको और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अभी आप समझ लो, ये मैंने हाथ से ही लिखे नोट्स, तो आप प्लीज़ करके थोड़ा सा कोऑपरेट करना और समझते रहना। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक मैंने क्या बताया था, संपीड़न उपांग से संबंधित महत्वपूर्ण पद यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कंप्रेशन मेंबर। अब कंप्रेशन मेंबर से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला टर्म मैंने आपको बताया था सिरा स्थितियाँ, यानी सिरा स्थितियाँ मतलब क्या हो गया, एंड कंडीशन। जो हमारे कंप्रेशन मेंबर होते हैं उसकी एंड कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, इस पर बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको ये एंड कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई तो फिर आप इफेक्टिव लेंथ जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रभावी लंबाई, वो भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो मेनली जो एंड कंडीशन है दोस्तों 5 होती हैं। उन 5 कंडीशन के हिसाब से ही इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए 7 केस बन जाएंगे अलग अलग। तो पहले आपको मैं एक बार कंडीशन समझा दूँ अच्छे से कि हमारे कंप्रेशन मेंबर के जो सिरे होते हैं उनकी क्या क्या स्थितियाँ होती हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 नाम दे रखे, पर मैं डायग्राम ही समझाता हूँ आपको, बाद में फिर मैं इनके नाम बताऊँगा सबके क्या क्या। देखिए डायग्राम को ध्यान से, मैंने यहाँ 5 डायग्राम बना रखे हैं। 5 डायग्राम के नीचे वाले सिरे देखें आप, तो नीचे वाले सिरे सबके 4 डायग्राम बना रखे हैं और चारों के नीचे वाले सिरे एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे का मतलब मैंने चारों को नीचे बना रखा। देखिए आप इस वाले को जानते हैं बहुत अच्छे से, अगर ऐसे करके कोई भी सिरा बना हो तो इसको फिक्स बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, सोम में भी पढ़ा है, मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, इतना तो आपको पता है। तो ये आप सोम की लैंग्वेज में तो इसको क्या कहते थे, फिक्स कहते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर DSMS में इसको हम केवल फिक्स नहीं बोलेंगे, इसका नाम बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जब भी कोई भी सपोर्ट आपको फिक्स दिखाई दे तो उस फिक्स सपोर्ट को हम बोलेंगे, ध्यान, हिंदी में फिक्स को कहते हैं आबद्ध। और यहाँ पर हम कहेंगे ये जो है आपका सिरा, ये स्थिति में, स्थिति मतलब होता है पोजीशन में, स्थिति में प्रभावी रूप से आबद्ध है। क्या है, स्थिति में प्रभावी रूप से आबद्ध है। इसका पूरा नाम क्या रहेगा, स्थिति में प्रभावी रूप से आबद्ध है। इतना समझ आया। अब कोई भी सिरा अगर दोस्तों आप फिक्स कर देते हैं तो क्या उस सिरे पर कोई भी मेंबर घूम सकता है, तो वो कभी नहीं घूम सकता, उस पर रोटेट कर ही नहीं सकता। तो रोटेट नहीं कर सकता, इसलिए इसको कह देंगे हम कि ये घूमने के प्रति यानी घूर्णन के विरुद्ध क्या है, ये प्रतिरोधित है। प्रतिरोधित मतलब हो गया कि ये इसका रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा, घूमने नहीं देगा इसको। तो हिंदी में तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इस सिरे का, ध्यान से सुनना, क्या नाम हो जाएगा, स्थिति में प्रभावी रूप से आबद्ध तथा घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। इफेक्टिवली हेल्ड मतलब हो गया प्रभावी रूप से, हेल्ड मतलब जकड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इन पोजीशन मतलब स्थिति में। ठीक है, और उसका क्या बोलेंगे, और बोलेंगे उसे जो घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है, मतलब रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। ये समझ आ रहा है। तो देखिए जो नीचे वाली कंडीशन सब दिखा रखा है, एक ही मतलब इन सब का। तो ए वाला जो है, इस ए वाले को मैं आपको थ्योरी के रूप में दिखा देता हूँ, क्या नाम है इसका, ए का। एक बार ध्यान से समझेंगे, थोड़ा जूम कर दूँ इसे। देखिए ए में लिखा है, ये ए वाला मैंने यहाँ डायग्राम छोटा सा बना के दिखा दिया आपके लिए, इधर छोटा सा डायग्राम ये फिक्स करके यहाँ दिखा रखा है, देख लीजिए आप यहाँ पर ये। ठीक है, इसका क्या बोला है मैंने, प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध। ठीक है, आबद्ध तो है ही, लेकिन पूरा बोलना प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध, ऐसे ही लिखा आएगा क्वेश्चन में भी। तथा घूर्णन के विरुद्ध कैसा है, प्रतिरोधित है, मतलब घूमने नहीं देगा ये, इसको प्रतिरोध उत्पन्न करेगा घूमने के लिए। तो घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित। इंग्लिश में क्या कहेंगे, आबद्ध को हम बोलते हैं हेल्ड, यानी इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। एंड रेस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन के अगेंस्ट क्या करेगा, ये रेस्ट्रेंट करेगा, यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो आप हिंदी में याद रखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद रख सकते हैं। मैं आपको किसी एक लैंग्वेज में लेके चल रहा हूँ, मैं हिंदी में लेके चल रहा हूँ, अपने मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी में हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको पहला कंडीशन तो समझ में आ गई कि अगर एक सिरा कोई फिक्स है तो उसका नाम क्या रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, यानी कि एक स्थिति समझ में आ गई पहली वाली फिक्स वाली। अब दूसरी स्थिति को आप ध्यान से देखिए, ऊपर दिखा रखा है दूसरी स्थिति को, यहाँ पर बी वाली को, यहाँ देखिए, यहाँ ये। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर इसको फिक्स कर रखा है, ऐसे करके फिक्स कर दिया। अब फिक्स के साथ आपने बीच में एक पॉइंट लगा रखा है। और दोस्तों जब भी कहीं पॉइंट लगा होता है, मैकेनिक्स में, सोम में आपने पढ़ा होगा, इसको हम हिंज बोलते हैं, इसको हिंज बोलते हैं, कब्जा बोलते हैं, पता है ना आपको। तो एक तो आपने इसको फिक्स कर दिया, तो फिक्स करने को तो आपको पता है हम क्या कहते हैं, प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध है ये,
एक तो इतना हो गया। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे दोस्तों, जब भी कहीं पर किसी भी सिरे पर पॉइंट लग गया, इस पॉइंट का मतलब है ये सिरा घूम सकता है। अब घूम सकता है तो ये घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित नहीं है, प्रतिरोधित नहीं है, ये घूम सकता है मतलब घूमने के लिए प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करेगा। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाले का पूरा नाम देख लीजिए, हमने लिख दिया है आपको, छोटा सा डायग्राम भी बनाया है इधर साइड में। इसका लिखा है प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध। ये आबद्ध तो है, फिक्स तो है, लेकिन यहाँ बीच में जो ये जो पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट की वजह से घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित नहीं है। तो ये बी सिरा हो गया, बी कंडीशन समझ में आ गया। पूरी 5 ही कंडीशन है, 2 समझ गए आप। पहली कंडीशन जो नीचे वाली थी, इसमें फिक्स भी है और घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित भी है। लेकिन बी सिरे में क्या है, फिक्स तो है परंतु घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित नहीं है। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। इतना समझ आया। अब देखिए आगे तीसरी कंडीशन। अब आपको दोस्तों यहाँ से 2 कंडीशन तो ए और बी तो क्लियर हो गई। अगर आप सी, डी और ई को देखें तो आपको यहाँ पर फिक्स सिरा किसी में भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप इतना तो समझ लीजिए ध्यान से कि सी, डी और ई जो कंडीशन दिखा रखे हैं तीनों, इनमें स्थिति में प्रभावी रूप से आबद्ध नहीं है। सीधे कहना आबद्ध नहीं है, तीनों में आबद्ध नहीं है। अब रोटेशन की बात करते हैं थोड़ा सा, किस में रोटेशन है किस में नहीं है, ध्यान से सुनना। फिक्स तो है नहीं ये तीनों, ठीक है। अब रोटेशन की अगर बात करें, रोटेशन किस किस में होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर कोई भी छड़ थी कैसी थी, यहाँ पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, लेकिन अगर आप यहाँ देखें थोड़ी तिरछी हो गई है, दिख रही है, नत हो गई, थोड़ी इंक्लाइंड हो गई। तो मतलब इसमें रोटेशन हुआ है लेकिन आंशिक रूप से हुआ है, यानी कि इसमें घूर्णन हुआ है लेकिन आंशिक रूप से। तो आप इसे क्या कह देंगे, रोटेशन तो है लेकिन कैसा है, ये आंशिक रूप से रोटेशन है। तो इसका नाम हो जाएगा सी वाले का कि ये स्थिति में तो आबद्ध नहीं है परंतु आंशिक रूप से घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है। समझ आ रहा है। अब डी वाले को अगर आप देखो तो डी वाला आबद्ध नहीं है, स्थिति में प्रभावी रूप से आबद्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल था और रोटेशन के बाद भी ये हॉरिजॉन्टल ही है, मतलब इसमें रोटेशन उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ये घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है, घूमेगा नहीं, ठीक है। डी वाला। ई वाले की बात करें, ई वाला आबद्ध नहीं है और दोस्तों जहाँ कहीं भी हिंज लगता है वहाँ से वो घूम भी सकता है, तो ये प्रतिरोध भी नहीं उत्पन्न करेगा। तो इसका मतलब ई वाले में ना तो ये आबद्ध है और ना ही ये घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है। समझ आ गया। तो मैंने ए और बी के नाम तो आपको दिखा दिए थे थ्योरी फॉर्म में। अब सी और डी के और ई के और देख लीजिए आप। अगर मैं सी की बात करूँ तो सी मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये 2 बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें भी तिरछा हो जाए बॉक्स, ध्यान रखना क्या हो गया है, वो आंशिक रूप से प्रतिरोधित है, ठीक है। फिक्स तो है नहीं, तो क्या कह देंगे, घूर्णन के विरुद्ध आंशिक रूप से प्रतिरोधित है परंतु स्थिति में आबद्ध नहीं है, यानी पार्शियली, आंशिक मतलब होता है इंग्लिश में पार्शियली, तो पार्शियली रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ठीक है। डी वाले की बात करते हैं तो डी वाले में क्या है, डी वाले में देखिए ध्यान से, घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित परंतु स्थिति में आबद्ध नहीं। आबद्ध तो है ही नहीं, फिक्स तो है ही नहीं है। फिक्स तो सिर्फ ये तभी होगा जब ऐसे करके कुछ बना हो, अगर ये नहीं है तो समझो फिक्स तो है ही नहीं है, ठीक है। तो डी वाली कंडीशन का नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर घूमेगा भी नहीं है तो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, तो घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है परंतु स्थिति में आबद्ध नहीं है, यानी रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। समझ आ गया। ई वाला और रह गया क्लास, तो ई वाला यहाँ देख लीजिए, ऊपर लिख दिया मैंने, जगह कम थी थोड़ी, इधर लिख दिया, ठीक है। इसको ई वाले को ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, ई वाले में दोनों हिंज लगे हैं, यहाँ पर, यहाँ भी हिंज था, यहाँ भी हिंज था। तो हिंज है, ये हिंज में क्या होगा, घूम सकता है, आसानी से रोटेट कर सकता है, और फिक्स है नहीं, ये तो क्या कहेंगे, ना तो ये स्थिति में आबद्ध है और ना ही घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है, मतलब घूमने पर कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा, ये घूम सकता है आसानी से। तो इतना समझ आ गया। तो दोस्तों ये सिरे की स्थिति 5 थी मेनली, मैंने आपको 4 डायग्राम में समझा दी थी। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। समझ आया इतना। तो ये हो गया हमारा यानी कि सबसे पहला पॉइंट हो गया टॉपिक नंबर 3 का, सिरा स्थितियाँ। सबको क्लियर है। मैं आपको PDF भी दूंगा, PDF से आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से नोट्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट है प्रभावी लंबाई यानी इफेक्टिव लेंथ। अब प्रभावी लंबाई क्या होती है, तो ये भी आप ऑलरेडी सॉम में पढ़ चुके हैं अच्छे से, जो सॉम में पढ़ा था आपने वही डेफिनेशन यहाँ पर है, और मैंने और भी आसान लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, आपको पता है जब भी कोई कॉलम फेल होता है, जैसे ये कोई कॉलम है दोस्तों, अगर मैं इसके दोनों सिरे हिंज कर दूँ, यहाँ से कोई लंबा कॉलम है, यहाँ से मैंने हिंज कर दिया, जब आप इस पर कोई लोड लगाएंगे यहाँ से ऊपर से, तो क्या करेगा, ये अपने स्थान से थोड़ा इधर को भटक जाएगा, हट जाएगा अपने स्थान से। क्यों हटता है, जब भी आप किसी भी कॉलम पर कोई लोड लगाते हैं तो वहाँ से स्ट्रेस उत्पन्न होगा, कॉलम के अंदर से प्रतिबल उत्पन्न होगा ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे जैसे आप लोड का मान बढ़ाते जाते हैं दोस्तों, तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये कॉलम अपने स्थान से थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, साइड में को हट जाता है थोड़ा सा। आप फॉर एग्जांपल कोई एक लकड़ी लेना, गीली लकड़ी हो, जैसे सपोज आपने नीम की कोई लंबी सी लकड़ी ले ली,
पतली लेना, लंबी सी लकड़ी नीम की। अगर आप ऊपर से उसको दबाएंगे तो आपने देखा होगा बीच में से वो ऐसे करके मुड़ जाती है, देखा है आपने। तो इस मुड़ने को ही हम कहते हैं दोस्तों बकलिंग। क्या बोलते हैं इसको? बकलिंग हो गया, यानी बकल हो गई है, ये लकड़ी हमारी बकल हो गई। इसी तरह कॉलम भी बकल हो जाते हैं, जो लंबे लंबे कॉलम होते हैं वो बकल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रभावी लंबाई होती है दोस्तों वो क्या होती है? किसी भी संपीडांक के, संपीडांक मतलब कंप्रेशन मेंबर, तो किसी भी कंप्रेशन मेंबर के बकलिंग के बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी उसकी प्रभावी लंबाई कहलाती है। बकलिंग वर्ड समझ में आ गया? बकलिंग वर्ड क्या था? जैसे आपको मैं एक डायग्राम भी दिखा रहा हूँ नीचे, इस डायग्राम को देखिए। बकलिंग का मतलब क्या है? ये कोई डायग्राम है, ये कोई कॉलम, सपोज कॉलम है ये, ठीक है। यानी ये कोई कंप्रेशन मेंबर है, दोनों सिरों पर आपने फिक्स कर रखा है इसको, और ना ये घूम सकता, आबद्ध भी है और घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित भी है, तो घूमेगा भी नहीं। तो दोनों सिरों पर जब आप इस पर ऊपर से कोई लोड लगाएंगे दोस्तों यहाँ से, तो ना तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर कोई बकलिंग होगी ऊपर, और ना ही इतनी बीच में नीचे होगी, क्योंकि दोनों सिरों से फिक्स है अच्छे से। लेकिन बीच में से क्या होगा दोस्तों? ये बीच में से अपने स्थान से थोड़ा सा हट जाएगा, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अपने स्थान से इसका विस्थापित होना ही क्या कहलाता है? बकलिंग कहलाता है। अब बकलिंग के बाद यहाँ पर जो दो पॉइंट है P1 एंड P2, इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों, ये वाली जो स्मॉल l से मैंने दिखा रखी है, इसको हम कहेंगे इसकी प्रभावी लंबाई। तो आप सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी कंप्रेशन मेंबर की बकलिंग की जो लंबाई होती है, जितनी जगह में बकलिंग होगी, जितनी दूरी तक बकलिंग होती है, वही उसकी प्रभावी लंबाई होती है। या फिर आप ये कह दीजिए कि कॉलम की बकलिंग के बाद जो लंबाई बचती है बकलिंग की स्थिति में, वो हो जाएगी उसकी प्रभावी लंबाई। डेफिनेशन समझ में आ रही है? अब ये बकलिंग की लंबाई जो ये वाली L है यहाँ पर स्मॉल l, और जो कैपिटल L है ये इसकी वास्तविक लंबाई। तो मैंने यहाँ लिख रखा है L बराबर, कैपिटल L बराबर वास्तविक लंबाई और स्मॉल l बराबर है इसकी प्रभावी लंबाई। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि प्रभावी लंबाई क्या होती है। तो आई होप सो इतना क्लियर है आपको। प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी? किसी संपीडांक के बकलिंग के बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी उसकी प्रभावी लंबाई कहलाती है। L बराबर बड़ा वाला L जो है कैपिटल L बराबर वास्तविक लंबाई, स्मॉल l बराबर प्रभावी लंबाई। अब आगे देखिए, वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, यानी प्रभावी लंबाई का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इसकी बात करेंगे। दोस्तों आपने सोम में पढ़ा होगा कि जो प्रभावी लंबाई की हम वैल्यू निकालते थे वो इसकी सिरा स्थिति के हिसाब से निकालते थे। तो आपने ये भी पढ़ा, अगर कोई ये कोई फिक्स कॉलम है, सपोज ये फिक्स कॉलम दे रखा है कोई, दोनों तरफ से फिक्स है ये, और इसकी वास्तविक लंबाई ये कैपिटल L है, तो इसकी स्मॉल l की वैल्यू क्या आती थी? सोम में आपने पढ़ा है L/2 आता था। अगर एक सिरा फिक्स कर दिया, एक फ्री कर दिया, तो इस केस में आपका स्मॉल l बराबर 2l आता था। ये सब आपने पढ़ रखा है। अगर दोनों सिरे हिंज होते थे, इधर भी हिंज इधर भी हिंज, तो l बराबर l आता था। अगर एक सिरा फिक्स कर दिया, दूसरा आपने हिंज कर रखा है, तो इस केस में l बराबर l/√2 आता था। ये तो सोम में था जो कि आपने पढ़ा था। बट दोस्तों वो सोम की जो वैल्यू थी वो अलग थी। यहाँ पर जो हम DSMS में वैल्यू यूज करेंगे दोस्तों वो होगी IS कोड के अकॉर्डिंग फिक्स। तो अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे प्रभावी लंबाई पूछे किसी भी कॉलम की या कंप्रेशन मेंबर की, तो जो मैं आज आपको DSMS में बता रहा हूँ यही वैल्यू आपको ऑप्शन में मिलेगी किसी भी JEE के एग्जाम में भी या फिर आपके BT बोर्ड के एग्जाम में भी, ठीक है। तो आपको वही ध्यान रखना जो मैं आज बताऊँगा, क्योंकि ये IS कोड के अकॉर्डिंग फिक्स वैल्यू है। जो हमने अभी ऊपर सिरा स्थितियाँ पढ़ी थी, उन्हीं सिरा स्थिति के अनुसार वास्तविक लंबाई पर डिपेंड करेगी आपकी प्रभावी लंबाई। तो एक एक करके बात करेंगे, पूरे 7 केस बनेंगे, मैं 7 आपको अच्छे से समझाऊंगा। आपकी बुक की टेबल पहले मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ क्या क्या वैल्यू कैसे कैसे, फिर उसको याद करने की सिंपल सी हिंट दूंगा कैसे आपको याद रखना है इसको डायरेक्टली आसान भाषा में, ठीक है। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, सबसे पहले देखेंगे सिरा स्थितियाँ। एक तरफ मैंने सिरा स्थिति लिखी है, फिर उसका डायग्राम भी बनाया आपकी हेल्प के लिए, फिर मैंने वैल्यू दिखा रखी है कि प्रभावी लंबाई की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए पहले पॉइंट की। तो पहले पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है दोनों सिरों पर, यानी कोई भी कंप्रेशन मेंबर है वो दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध है। जब दोनों सिरों पर कह दिया तो आपको क्या बनाना है? पहले एक कोई कंप्रेशन मेंबर बनाना, सपोज कॉलम बना लिया, आबद्ध कह दिया, दोनों तरफ आपको फिक्स कर देना है, इधर भी और ऊपर से भी फिक्स कर देना है। ऐसे करके फिक्स कर दिया, डायग्राम समझ आया था ना, दोनों सिरों पर क्या कर दिया? आबद्ध कर दिया। तथा घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित भी है, मतलब घूम भी नहीं सकता। तो आपको पता है फिक्स सिरे पे कोई भी चीज़ घूमती नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फिक्स कर देना दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से फिक्स हो गया। अब दोनों तरफ से फिक्स हो गया तो आपने सोम में तो पढ़ा था L/2 यानी 0.50 L होता था, लेकिन दोस्तों एक्चुअल जो वैल्यू होती है IS कोड के अकॉर्डिंग इसकी 0.65 L होती है। ध्यान रखेंगे कैपिटल L क्या है? इसकी वास्तविक लंबाई। तो वास्तविक लंबाई का 0.5 टाइम्स लेते हैं स्मॉल l। समझ आ गया इतना? दूसरा देखेंगे दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध है। सेकंड पॉइंट क्या? दोनों सिरों पर, यहाँ भी दोनों सिरों पर आपको क्या करना है? फिक्स करना है। तो नीचे वाले सिरे पर भी फिक्स कर दीजिए आप, यहाँ पर ऊपर वाले सिरे पर भी फिक्स कर दीजिए। दोनों सिरों पर फिक्स कर लिया। अब आगे क्या बोला है इसने? बट
एक सिरे पर घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है, यानी एक ही सिरे पर ये घूमने से रोकेगा इसको, दूसरे पर नहीं रोकेगा। तो एक पर रोकेगा तो हमने नीचे वाले को तो कर दिया क्या, प्रतिरोधित। ऊपर वाले पे लगा देंगे पॉइंट बीच में, पॉइंट मतलब हिंज लगा देंगे जिससे कि ये घूम सके, ठीक है। तो एक पर क्या करना है, प्रतिरोधित, दूसरे पर प्रतिरोधित नहीं करना है। तो इस केस में जो आपका कॉलम होता है दोस्तों, उसकी जो लंबाई लेते हैं, जैसे आपने सॉम में पढ़ा था एक फिक्स हो दूसरा हिंज हो, तो उस केस में आप L/√2 लेते थे। यहाँ पर क्या करेंगे आप, L = 0.80L लेंगे। कितना लेंगे, 0.80L। आपको ये वाली वैल्यू ही याद करनी है, बहुत अच्छे से याद करनी है। तो आप ये आपको नीचे को हिंट दूंगा, बहुत आसान तरीके से डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे आप, ठीक है। बस एक बार समझ लें। दूसरा केस समझ में आया। तीसरा केस देखिए दोस्तों, तीसरे केस में क्या बोला इन्होंने, दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध है परंतु घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित नहीं है। मतलब दोनों सिरों पर क्या कह दिया, आबद्ध तो है दोनों पर आबद्ध कर दीजिए, इधर भी फिक्स कर दीजिए और ऊपर से भी फिक्स कर दीजिए, दोनों तरफ फिक्स कर दिया आपने। अब क्या बोला इसने, परंतु घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित नहीं है, मतलब प्रतिरोध नहीं करेगा उत्पन्न घूमने के लिए, यानी घूम सकता है दोनों सिरों पर। जब दोनों पर घूम सकता है तो ऊपर भी पॉइंट लगाना है आपको और नीचे भी पॉइंट लगाना है, क्योंकि ये दोनों पर ही रोटेट कर सकता है। तो जिसके दोनों सिरे हिंज होते हैं, जो आपने सॉम में पढ़ा था L = L, यहाँ भी वही रहेगा सेम, L = L ही रहेगा। लेकिन ये IS कोड की वजह से मैंने यहाँ 1.00 दिखा रखा है, इसको 1 बोलते हैं, 1 मतलब 1 हो गया, यानी L = L ही रहेगा। ये समझ आ रहा है। तीसरा केस, जब दोनों तरफ क्या हो, हिंज लगे हों, इसको क्या बोलते हैं, दोनों तरफ से ये घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित नहीं है लेकिन फिक्स है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। चौथे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, एक सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध है, वह घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है। एक सिरे की बात करते हैं पहले। पहला सिरा क्या बोला है उन्होंने, एक सिरे पर आबद्ध है। आबद्ध करेंगे तो इसको फिक्स कर दो एक सिरे पर, नीचे वाले पर आपने फिक्स कर दिया ये। और घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित भी है, मतलब घूम भी नहीं सकता ये, तो घूम नहीं सकता तो इसको फिक्स ही रहने देंगे ऐसे ही, ठीक है। अब दूसरे सिरे पर क्या कह रहा है, घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है परंतु स्थिति में आबद्ध नहीं है। आबद्ध तो है नहीं, मतलब फिक्स तो बनाना नहीं है आपको, और ये घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है। तो प्रतिरोधित मैंने कब बताया था आपको, जब बिना आबद्ध सिरे के कोई भी 2 बॉक्स बने हों और दोनों हॉरिजॉन्टल स्थिति में हो, सीधे सीधे हों, मुड़े ना बिल्कुल भी। अगर थोड़ा मुड़ गया तो वो आंशिक रूप से प्रतिरोधित होगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे रखने आपको हॉरिजॉन्टल, तो इसीलिए क्या है, घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है परंतु स्थिति में आबद्ध नहीं है। तो इस केस में जो हम स्मॉल l की वैल्यू लेते हैं दोस्तों, वो लेते हैं 1.20 कैपिटल L। समझ आ रहा है इतना। अगला देखिए पांचवा केस। मैं आपको एक बार केस पढ़ के सुना दूँ सारे, फिर मैं आपको इसकी हिंट दे दूंगा याद करने के लिए, ठीक, कैसे याद रखना है। पांचवा केस देखिए क्या लिखा पांचवें में, एक सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध व घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित। मतलब पहले सिरे पर क्या है, आबद्ध भी है और घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित भी है। तो पहला सिरा फिक्स कर लीजिए, ये आबद्ध हो गया और यहाँ से घूमेगा भी नहीं, प्रतिरोधित भी है। इतना समझ आया। अब दूसरे सिरे पर क्या बोला उन्होंने, दूसरे सिरे पर घूर्णन के विरुद्ध आंशिक रूप से प्रतिरोधित है परंतु स्थिति में आबद्ध नहीं है। जब आंशिक कह दिया तो आपको जो ये बॉक्स बनाने हैं इस तरह से एक को इंक्लाइन कर देना थोड़ा सा, क्योंकि ये आंशिक रूप से प्रतिरोधित है, ठीक है, थोड़ा तिरछा हो जाएगा ये। तो आंशिक रूप से प्रतिरोध कर दिया, फिक्स है नहीं, तो ये डायग्राम बन गया। इसमें जो L की वैल्यू रहती है दोस्तों वो 1.50 L होती है, ठीक है, यानी कि 1.5 गुना लेते हैं इसमें हम L का। पांचवी कंडीशन थी। छठी कंडीशन देखिए, बस सातवीं कंडीशन है, 2 और हैं, ठीक है। छठी कंडीशन में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध है परंतु घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित नहीं है। मतलब एक सिरे पर कह रहा है, एक सिरे पर, पहले सिरे पर बात करते हैं आबद्ध तो है, तो हमने आबद्ध कर दिया, यहाँ से फिक्स कर दिया ऐसे करके, ठीक है। लेकिन फिर क्या बोला, प्रतिरोधित नहीं है। अब फिक्स में जब प्रतिरोधित नहीं हो तो यहाँ बीच में पॉइंट लगा देते हैं, अब ये प्रतिरोधित नहीं रहा, ये घूम सकता है यहाँ से। इतना समझ आया। और दूसरे पे कह रहा है घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है लेकिन फिक्स नहीं है। प्रतिरोधित है, फिक्स नहीं है, इसका मतलब क्या, 2 बॉक्स बनाएंगे, दोनों को सीधा रखेंगे, ये फिक्स तो रहे नहीं लेकिन ये प्रतिरोधित है, ये घूम नहीं सकते, सीधे सीधे हैं इसलिए, ठीक है। तो इस केस में L = 2L लेते हैं और अगले केस में भी L = 2L ही लेंगे, जब एक तरफ हिंज लगा हो यहाँ पर इधर फिक्स के साथ हिंज, और दूसरी तरफ क्या हो, सीधे वाले बॉक्स हो जिसमें कि घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है, फिक्स नहीं है। तो इस केस में L = 2L लेते हैं। और अगला जो है लास्ट केस 7वां, इसमें कह रहा है एक सिरे पर प्रभावी रूप में स्थिति में आबद्ध है, यानी एक सिरे पर क्या कह दिया, पहले सिरे पर आपको प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध करना है और घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित भी करना है, ठीक है। तो एक सिरा कर लो आबद्ध, आबद्ध मतलब फिक्स हो गया और ये प्रतिरोधित भी हो गया, पॉइंट भी नहीं लगाना बीच में क्योंकि ये प्रतिरोधित है। अब दूसरे सिरे पर क्या कह रहा है, परंतु दूसरे सिरे पर स्थिति में आबद्ध नहीं है, आबद्ध नहीं है और ना ही घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है। तो ना आबद्ध है और ना ही घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हिंज लगेगा दोनों तरफ, यहाँ पर ये वाला, क्योंकि ये ना तो फिक्स है और ये घूम भी सकता है, प्रतिरोधित भी नहीं है। तो इस केस में भी L = 2L ही लेते हैं। तो ये 7 केस थे। इन 7 केस को मैं आपको बिल्कुल लर्निंग हिंट दे रहा हूँ, सिंपल सी, आपको उससे याद रखना। देखिए मैंने यहाँ पर लिखी हुई है लर्निंग हिंट, तो मैंने यहाँ पर 7 डायग्राम को एक साथ बना रखा है
और आपको इन डायग्राम को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिंट बता दूं। देखिए हिंट क्या है ये, आप पहले इसको देखिए, मैं नीचे लिखा है। अगर कहीं पर दोस्तों इस तरह का दिखाई दे सिरा आपको, ऐसे वाला सिरा, इसका नाम क्या होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसका नाम होता है आबद्ध है। ये फिक्स है, स्थिति में कैसा है, आबद्ध है, और घूर्णन के विरुद्ध भी कैसा है, प्रतिरोधित है। तो आबद्ध और प्रतिरोधित इसको कहेंगे। इतना समझ आ रहा है। अब कहीं पे इसको फिक्स कर रखा है और साथ में पॉइंट भी लगा दिया, तो फिक्स कह दिया तो आबद्ध कह देंगे, लेकिन पॉइंट लग गया तो ये प्रतिरोधित नहीं रहा, तो इसको क्या बोलेंगे। क्योंकि आपको क्वेश्चन में नाम देगा, नाम से डायग्राम बनाना और डायग्राम से वैल्यू लिखना। आपको वैल्यू याद रखनी है डायग्राम के अकॉर्डिंग, ना कि नाम के अकॉर्डिंग। नाम के अकॉर्डिंग रखेंगे या तो भूल जाएंगे, नाम बड़े बड़े आएंगे बहुत। डायग्राम बनाना आप नाम को देख करके, इसके जो नाम है ना, इसको देख के बनाना पहले डायग्राम। डायग्राम बन गया तो डायग्राम को देख कर वैल्यू लिख देंगे। मैंने सब डायग्राम के नीचे वैल्यू लिख रखी है, और सीक्वेंस में वैल्यू बहुत आसानी से याद हो जाएंगी आपको। ठीक, अब देखिए, अगर कोई दो बॉक्स बने हुए हैं दोस्तों, और दोनों बॉक्स कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीध में है, तो इसको हम बोलते हैं ये फिक्स तो है नहीं, तो आबद्ध तो है नहीं, ना ये आबद्ध है, ना इसके नीचे वाला आबद्ध है, ना उसके नीचे आबद्ध है, तीनों आबद्ध तो है नहीं नीचे वाले। ठीक है, लेकिन जब सीधे सीधे बॉक्स हो तो वो प्रतिरोधित होंगे, और जो एक थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा वो आंशिक रूप से प्रतिरोधित होगा, और जिसमें दोनों हिंज होंगे वो प्रतिरोधित नहीं होगा। इतना समझ आ रहा है। तो इन पॉइंटों को देख कर आप इजीली नाम बता सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ना तो ये आबद्ध है स्थिति में, और ना ही ये घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है। अगर इसके बाद इसके ऊपर वाले की बात करें इसकी, तो ये कैसा है, ना तो मतलब आबद्ध तो नहीं है ये, लेकिन आंशिक रूप से प्रतिरोधित है, क्योंकि थोड़ा तिरछा हो रहा है। अगर इसके ऊपर की बात करें तो ये आबद्ध नहीं है, लेकिन प्रतिरोधित है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सीधे हैं। और यहाँ देखा तो आबद्ध है, लेकिन घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित नहीं है, क्योंकि यह पॉइंट लगा है। ये आबद्ध भी है और प्रतिरोधित भी है। तो ये समझ में आ रहा है आपको। इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर 7 डायग्राम बनाए हैं। पहले आपको याद रखने डायग्राम। देखिए, जब भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन देगा, उसका नाम देगा बड़ा सा लिख के, नाम देगा तो नाम को देख के आप डायग्राम बनाएंगे। जैसे पहले का अगर मैं डायग्राम का नाम बोलूँ तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों सिरों पर स्थिति में आबद्ध है और घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है। तो आप इसका डायग्राम ड्रा करेंगे, और इस डायग्राम के लिए वैल्यू याद रखेंगे। जो पहला डायग्राम, पहले आप डायग्राम याद करना। पहले डायग्राम में 3 डायग्राम याद रखना। पहले तीनों में क्या है, फिक्स हैं दोनों सिरे। पहले तीनों में दोनों सिरे फिक्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में दोनों सिरे फिक्स हैं। लेकिन दूसरे डायग्राम में एक तरफ पॉइंट लगा है, तीसरे डायग्राम में दोनों तरफ पॉइंट लगे हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना विशेषकर। पहले 3 को एक साथ याद करना। पहले 3 डायग्राम में दोनों तरफ फिक्स था, दूसरे वाले में ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, तीसरे वाले में दोनों तरफ पॉइंट लगा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉइंट, देखिए मैं आपको वैसे पॉइंट में 2 नंबर लिखे हूँ, उसको एक साथ नहीं बोलते, लेकिन आप याद रखना 65, 80, फिर 100 हो गया, बढ़ रहा है ना ये 65, 80, 100। तो क्या याद रखेंगे, पॉइंट 65, पॉइंट 80, फिर 1 हो जाएगा सीधा। इतना याद रहेगा आपको पहले 3 के लिए डायग्राम के। और इनके नाम आप इजीली बता सकते हैं। अब तो इनका नाम बता ही देंगे। एक सिरे पर यहाँ पर क्या था, फिक्स था, ये स्थिति में आबद्ध है और घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है। दूसरा सिरा कैसा था, स्थिति में आबद्ध है लेकिन घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित नहीं है, ऊपर वाला। यहाँ क्या था, दोनों सिरे आबद्ध हैं लेकिन दोनों ही सिरे घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित नहीं है। तीनों डायग्राम समझ में आए। अब आगे के जो 4 डायग्राम है दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा नीचे वाला सिरा, देखिए पहले दोनों का नीचे वाला सिरा फिक्स है, यानी आबद्ध है, घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित भी है। ऊपर वाले में ये आबद्ध नहीं है दोनों, और क्या है यहाँ पर, ये घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है, और ये वाला आंशिक रूप से प्रतिरोधित है। तो इस केस में आपको 1.20 और 1.50 याद रखना है। और अगला वाला जो डायग्राम बनाया मैंने, इसमें क्या है, ये फिक्स तो है लेकिन घूर्णन के विरुद्ध आबद्ध नहीं है नीचे वाला। ऊपर वाला क्या है, फिक्स नहीं है लेकिन घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है ये, ठीक है, ऊपर वाला। अगर अगला वाला देखा तो इसमें क्या है आपका, ये वाला नीचे वाला फिक्स है और घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित भी है, और ऊपर ना तो फिक्स है और ना ही घूर्णन के विरुद्ध प्रतिरोधित है। तो ये डायग्राम आप नाम से डायग्राम बनाना पहले, और डायग्राम से इनकी वैल्यूज़ को याद रखना। क्या क्या वैल्यू है, 0.65L, पॉइंट बढ़ते क्रम में है 65, फिर 80, फिर 1 हो गया, 0.65, 0.80, फिर 1 हो गया, 1.2, 1.5, 2, 2 याद रहेगा, 0.65, 0.80, 1, फिर 1.2, 1.5, 2, 2 बढ़ रहे हैं सब, ध्यान से देख लीजिए, बढ़ते क्रम में है। तो आई होप से इतना याद हो गया होगा आपको। कंपटीशन के लेवल का है, आपके वीटी एग्जाम में कम पूछेगा ऐसा, जो पूछेगा टेबल में आपको नीचे बताऊंगा, वो वाली टेबल से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। तो दोस्तों ये थी इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू, प्रभावी लंबाई की वैल्यू। आई होप से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आप एक बार दोबारा से वीडियो पॉज करके फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, या फिर PDF से भी आप दोबारा पढ़ लेना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 2 पॉइंट हो गए दोस्तों। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था इसमें क्या, सबसे पहला पॉइंट पढ़ लिया सिरा स्थितियाँ, सिरा स्थिति के बाद दूसरा पॉइंट पढ़ लिया हमने इसमें प्रभावी लंबाई, ये दूसरा है, इसको दूसरा पॉइंट याद रखना, 3 लिख गया गलती से। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे इसका, तीसरा पॉइंट है इसका हमारा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या से मतलब है मिनिमम या फिर लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। मिनिमम कहते हैं कम को, लीस्ट भी कम को ही कहते हैं, न्यूनतम को।
परिभ्रमण त्रिज्या ये क्या होती है। ये सारे टॉपिक दोस्तों सोम के हैं, मैं आपने नहीं पढ़े होंगे, फिर भी इनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब टॉपिक आपके ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी से कवर हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, पहले आप ये समझ लो परिभ्रमण त्रिज्या किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर AR² होता है। आपने पढ़ा होगा किसी भी क्षेत्रफल का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो AR² होता है। आप मैकेनिक्स में भी पढ़े हो इसको, सोम में भी पढ़े हो, फिजिक्स में भी पढ़े हो, MR² पढ़े होगे फिजिक्स में, मास के लिए होता है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एरियल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, I बराबर AR²। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सपोज ये कोई अक्ष है दोस्तों, ये कोई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस, और यहाँ पर ये कोई बॉडी है, यहाँ कोई बॉडी है, ये इसका एरिया A ले लिया हमने, ठीक है, एरियल बॉडी है कोई, इसका एरिया A है, ये इस अक्ष के अबाउट रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है ये, ठीक है। अब जब ये रोटेट कर रही है तो हमने मान लिया इसका सेंटर यहाँ था, CG कहाँ, यहाँ पर है इसका, CG से अक्ष तक की दूरी हमने R मान ली इसकी, ठीक, R मान ली। तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है, A इंटू R² हो गया, एरिया इंटू दूर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप इस R की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A को इस साइड ले जाइए, अपॉन में आ जाएगा, इधर आके ये A, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा A, तो I/A हो जाएगा। तो R² बराबर क्या हो गया, I/A, स्क्वायर को आप इस साइड ले जाइए, तो ये आ गया रूट में I/A। तो ये जो R की वैल्यू होती है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं परिभ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। समझ आ रहा है इतना। तो ये R की वैल्यू होगी, इसकी डेफिनेशन अब आप यहाँ से देख के फॉर्मूले से बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। क्या, I कहते हैं जड़त्व आघूर्ण को, A कहते हैं एरिया को। तो किसी भी सेक्शन के जड़त्व आघूर्ण तथा क्षेत्रफल के अनुपात, और इस अनुपात का भी क्या कर रखा है, वर्गमूल कर रखा है, तो अनुपात के वर्गमूल को परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। इतना समझ आया। तो ये डायग्राम आपको समझ आ गया, फॉर्मूले से डेफिनेशन समझ में आ गई। लेकिन हमें किसकी बतानी है, हमें तो न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या की डेफिनेशन बतानी है। किसकी, न्यूनतम की। अब न्यूनतम कब होगा R की वैल्यू, तो आप खुद जानते हैं, इतना तो जानते होंगे आप। यहाँ पर देखिए ध्यान से फॉर्मूले को, इसको, तो यहाँ पर अगर हम इस I की वैल्यू दोस्तों न्यूनतम कर देंगे तो R भी न्यूनतम आएगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, समानुपाती है ना, R भी ऊपर है I भी ऊपर है। तो I की वैल्यू कम होगी तो R की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ मैंने हैशटैग लगा के बना रखा है इसको, जिस अक्ष पर संपीड़न उपांग के खंड का जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होगा, न्यूनतम मतलब I मिनिमम होगा, उस अक्ष पर खंड की परिभ्रमण त्रिज्या को न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। मतलब R मिनिमम क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो अगर आपने I को मिनिमम कर दिया तो R भी मिनिमम आएगा। तो R मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट में I मिनिमम अपॉन A हो जाएगा। अब I आप जानते हैं X अक्ष पे भी होता है, I Y अक्ष पे भी होता है, I X X भी होता है, I Y Y भी होता है। तो I X X कम आएगा तो हमारा R X X कम माना जाएगा, I Y Y कम आएगा तो R Y Y कम होगा। समझ पा रहे हैं। जिस अक्ष पे भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी, उसी अक्ष पर न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या मानी जाएगी। ठीक है, मतलब परिभ्रमण त्रिज्या उस पर भी न्यूनतम मानी जाएगी। समझ आ रहा है इतना। तो ये था आपका न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तो इसको कैसे निकालते हैं, एक तो इसकी वैल्यू आप क्वेश्चन टेबल से भी देख के निकाल सकते हैं, या फिर आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू में एरिया से भाग कर दीजिए, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको आर मिल जाएगा। तो ये टॉपिक भी आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सिलेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात। तो तनुता अनुपात क्या होता है दोस्तों, इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसको भी फॉर्मूले से याद रखना, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर मिनिमम। एल अभी आपने पढ़ा है, स्मॉल एल किसे कहते हैं, प्रभावी लंबाई को। आर मिनिमम क्या था, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तनुता अनुपात। यानी किसी भी संपीडांक की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात को तनुता अनुपात कहते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले से डेफिनेशन आप बना सकते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर एल अपॉन आर मिनिमम। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बहुत छोटे छोटे, इन्हीं से डेफिनेशन बनेंगी। अब बस फॉर्मूला याद रखना, डेफिनेशन आपको इजीली याद हो जाएगी। जैसे परिभ्रमण त्रिज्या में आर बराबर अंडर रूट आई अपॉन ए हो गया, ठीक। तनुता अनुपात में लैम्डा बराबर एल अपॉन आर हो गया। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। आप कहेंगे तो मैं अलग से आपके एग्जाम से पहले पूरे DSMS के लिए जितने फॉर्मूले अब तक यूज हुए हैं 1-1.5 घंटे की क्लास में सारे ही फॉर्मूले की एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट टाइम पे, ठीक है। फिलहाल आप साथ साथ पढ़ते रहिए प्लीज़, जिससे कि आपके क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। बेसिक चल रहा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये आपने लिया लैम्डा, तनुता अनुपात। अब इस तनुता अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अपनी आप सोम में तो क्या, इसमें सॉरी DSMS में तो क्या करेंगे आप, लैम्डा की वैल्यू एल अपॉन आर से निकालेंगे। पहले एल निकालेंगे, यानी कि सिरे की स्थिति देख करके आपको एल पता चल जाएगा। एल में आप आर मिनिमम से भाग करके लैम्डा मिल जाएगा आपको। लेकिन
कंपटीशन लेवल पे इसकी वैल्यू दोस्तों कुछ फिक्स भी होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। आईएस कोड ने इसकी कुछ वैल्यू फिक्स की गई हैं। कोई भी आपको उपांग देगा, उस उपांग का प्रकार दे रखा होगा, मतलब उस उपांग के ऊपर कैसा लोड आ रहा है, उस लोड कंडीशन के हिसाब से हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, ये आपके डिप्लोमा के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार रीड करके सुना देता हूँ क्योंकि आपकी बुक में है ये। जब अचल भार तथा चल भार, अचल भार को कहते हैं डेड लोड, चल भार को कहते हैं लाइव लोड, के फलस्वरूप आने वाले भार वहन करते हों, यानी कि ऐसे उपांग जो डेड लोड और लाइव लोड को वियर करते हों, उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 180 होती है। ठीक, और जो पवन भार या भूकंपीय भार यानी विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड के फलस्वरूप आने वाले भार को वहन करते हैं, उस केस में 250 होती है। और जो दोस्तों सामान्यतः छत कैंची जो हमारी ट्रस होती है ना, ट्रस के रूप में कार्य करते हों, परंतु पवन आ गया, कोई हवा तेज चल गई या भूकंप बल के कारण उनमें क्या हो गया, रिवर्सिबल स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, यानी उलट पुलट की संभावना हो जा रही है, तो उस केस में क्या लेंगे हम, 350 लेते हैं। तो ये 3 वैल्यू हैं, आप याद रखना चाहे रख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यूजफुल नहीं है ये। ठीक है, याद रहेगा ना। अब आगे देखिए, इसके बाद अब आगे हमारा चौथा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी जाते हैं इस पर। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर यानी संपीड़न उपांग की सामर्थ्य। इसके लिए आईएस कोड के अनुसार फॉर्मूला होता है, अब तक आप आईएस कोड को यूज करते आ रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा, जैसे टेंशन मेंबर में हमने पढ़ा था, स्ट्रेंथ क्या होती है, एरिया इंटू स्ट्रेस। लेकिन वहाँ पर टेंशन मेंबर में जो हम एरिया यूज कर रहे थे दोस्तों, वहाँ पर नेट इफेक्टिव एरिया लेते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। वहाँ पर हम नेट इफेक्टिव एरिया लेते थे, बट यहाँ पर नेट इफेक्टिव एरिया नहीं लेंगे, यहाँ पर हम टोटल जितना भी एरिया आएगा उसको लेंगे। इसमें रिवेट छिद्रों की कटौती को माइनस नहीं करते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो एरिया लेंगे हम पूरा ही ग्रॉस एरिया यूज करते हैं, नेट इफेक्टिव एरिया यूज नहीं करते। नेट इफेक्टिव एरिया टेंशन मेंबर में यूज करते हैं, कंप्रेशन मेंबर में ग्रॉस एरिया लेते हैं। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके सामने, क्या होता है, संपीड़न उपांग की सामर्थ्य, संपीड़न उपांग की सामर्थ्य बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा अनुगेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल। मतलब कंप्रेशन मेंबर है तो एरिया कैसे लेंगे, एजी मतलब ग्रॉस एरिया, जी मैंने लगा दिया, आप चाहे तो ना लगाना, लेकिन मैंने आपको याद रखने के लिए लगाया इसमें, ताकि आपको याद रहे, जी फॉर ग्रॉस एरिया, टोटल क्षेत्रफल। और सिग्मा एसी मतलब ए मतलब एक्सियल, सी मतलब कंप्रेसिव, सिग्मा मतलब स्ट्रेस। तो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एसी, क्योंकि यहाँ कंप्रेसिव लेंगे, संपीड़न लेंगे, क्योंकि ये संपीड़न उपांग आप पढ़ रहे हैं, कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं, तो प्रतिबल भी संपीड़न ही उत्पन्न होगा, इसमें कंप्रेसिव ही उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, क्या आएगा इसमें, एक तो एजी के बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम सिग्मा एसी के बारे में। तो एजी के बारे में क्या पढ़ेंगे, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, पी बराबर स्ट्रेंथ है, एजी बराबर ग्रॉस एरिया है, और सिग्मा एसी मतलब एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। इतना समझ आया। तो ये स्ट्रेंथ का बस, इसमें और कुछ नहीं था, केवल क्या था, फॉर्मूला था। अच्छा, इसकी डेफिनेशन तो आपको अब तक स्ट्रेंथ की पता चली गई होगी, क्या होती है, मैक्सिमम लोड वियरिंग कैपेसिटी, यानी किसी भी स्ट्रक्चर पे आप लोड लगाते हैं तो वो स्ट्रक्चर बिना फेल हुए जितना अधिकतम लोड वियर कर लेती है, सहन कर लेती है, उसकी उस भार क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन में कभी कभी भार क्षमता भी पूछ लेता, तब भी आपको सामर्थ्य ही निकालनी है। लोड वियरिंग कैपेसिटी को ही हम स्ट्रेंथ कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों इसे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एरिया की और स्ट्रेस की। तो एरिया यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करें, क्या होता है ये, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में पढ़ेंगे अब, देखिए क्या होता है। तो संपीड़न उपांगों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात करते समय टेंशन मेंबर की तरह रिवेट छिद्रों के लिए कटौती आवश्यक नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कटौती नहीं करनी है रिवेट छिद्रों के लिए। यानी कि इसमें जो हम रिवेट छिद्रों की कटौती करते थे टेंशन मेंबर में नेट इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अतः भार गणना कर हेतु खंड का सकल क्षेत्रफल यानी ग्रॉस एरिया लिया जाएगा। मैंने लिख दिया था पहले, एजी यूज करेंगे कंप्रेशन मेंबर में, ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ मैं, कंप्रेशन मेंबर में ग्रॉस एरिया, टेंशन मेंबर में नेट एरिया। ठीक है, और इस ग्रॉस एरिया को कहाँ से निकालेंगे, अब तो कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, डायरेक्ट आपको स्टील टेबल में जाना है, अपने कंप्रेशन मेंबर को देखना है, वहाँ देख के स्टील टेबल से एरिया को ले आना है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखेंगे, कंप्रेशन मेंबर में जो हम एरिया यूज करेंगे वो ग्रॉस एरिया यूज करेंगे, और उसको कहाँ से निकालेंगे, स्टील टेबल से निकालेंगे। समझ आ रहा है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो अनुगेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल जो कि क्या था आपका, सिग्मा एसी। अब इस सिग्मा एसी की वैल्यू कहाँ से लाएंगे दोस्तों,
तो ये IS कोड के अकॉर्डिंग इसके फॉर्मूले दिए गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े 2 फॉर्मूले हैं, बट आपको उन फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको फॉर्मूले ज़रूर बताऊंगा एक बार, ताकि आपको फॉर्मूले भी पता रहे। बट मैं आपको वैल्यू इसकी बहुत आसान तरीके से निकलवाऊंगा जिससे कि आपको याद रहे। तो सबसे पहले IS 800-1984 के अनुसार अनुगेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल सिग्मा AC न्यूटन पर mm² में निम्न में से न्यूनतम लिया जाएगा। निम्न में से मतलब नीचे 2 फॉर्मूले हैं, उनमें से जिसकी वैल्यू कम आएगी, जिस सिग्मा AC की वैल्यू कम आएगी, वही आपका अनुगेय अक्षीय संपीड़न बल हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूले कौन कौन से हैं। सबसे पहला एक फॉर्मूला है इसमें, फर्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पर सिग्मा AC बराबर 0.6 FY। FY आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्या होता है, स्टील के लिए पराभव प्रतिबल है, ये यील्ड स्ट्रेस है न्यूटन पर mm² में। टेंशन मेंबर में भी मैंने आपको इसको पढ़ाया था, मैंने कहा था यदि कोई ये किस पर डिपेंड करता है FY, ये थिकनेस पर डिपेंड करता है किसी भी मेंबर की मोटाई पर। अगर मोटाई 20 mm तक है तो 250 लेते हैं इसकी वैल्यू, 20 से 40 तक है तो 240 लेते हैं, 40 से अधिक है तो 230 लेते हैं। इतना आपने पढ़ा था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू या तो आपको तो क्वेश्चन में देगा हालांकि, ठीक है, नहीं भी देगा तो आप ध्यान रखना 250 लेना नॉर्मली, जब कुछ ना दे तो 250 यूज़ कर लेना आप, ठीक है, 250। तो FY आप यहाँ रख देंगे, 0.6 से गुणा करके आपको सिग्मा AC मिल जाएगा। पहला फॉर्मूला क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला इसमें दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, इसको ध्यान से समझेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा AC बराबर 0.6 FCC गुणा FY अपॉन FCC की पावर n। थोड़ा जूम कर दूँ आपको और अच्छे से दिख जाएगा, ये देख लीजिए। सिग्मा AC बराबर 0.6 गुणा FCC गुणा FY अपॉन FCC की पावर n प्लस FY की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n। ये है आपका फॉर्मूला इसका। अब इसमें आपको FY पता है क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, पराभव प्रतिबल है। सिग्मा AC पता है आपका एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। और क्या पता है, और आपको 2 चीज़ नहीं पता इसमें, एक तो FCC नहीं पता और एक N नहीं पता क्या है। तो देखिए FCC कैसे कहते हैं, C4 होता है क्रिटिकल और दूसरा C हो गया कंप्रेसिव। तो क्रिटिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है ये, इसका नाम क्या होता है, पूरा नाम देख लीजिए FCC का, जहाँ पर FCC है इलास्टिक क्रिटिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी संपीड़न में प्रत्यास्थ क्रांतिक प्रतिबल कहते हैं इसको। इसका भी फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालता है, तो इसका फॉर्मूला होता है π² E अपॉन लैम्डा स्क्वायर। सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ मैं, आपको याद नहीं रखना, फिर बोल रहा हूँ आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा पूरे चैप्टर को। क्वेश्चंस में इसका कोई यूज़ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। मैं आपको अलग से कराऊंगा, सिग्मा AC को निकालना बताऊंगा कैसे निकालते हैं, स्टील टेबल से ही निकालेंगे आप डायरेक्ट, देखना। तो FCC क्या हो जाएगा, π² E अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो आपको पाई पता है, कांस्टेंट है, ई की वैल्यू भी पता है, स्टील के लिए कितनी होती है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होती है। लैम्डा भी आप जानते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, तनुता अनुपात होता है जो कि L अपॉन R होता है। L की वैल्यू पता, R की वैल्यू पता, लैम्डा निकाल के यहाँ रख देंगे, FCC मिल गया आपको। अब रह गया N। N दोस्तों फैक्टर होता है, 1.4 वैल्यू होती है इसकी। ये कोड से बिल्कुल फिक्स वैल्यू है, एज्यूम्ड की गई है कोड की तरफ से। N की वैल्यू 1.4, तो N की वैल्यू निकालेंगे, N की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे N की जगह पे, और लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहाँ लैम्डा के प्लेस पे पुट करेंगे, और ई की वैल्यू ई की जगह पुट करके यहाँ से FCC मिल जाएगा आपको। FCC रख दी, N रख के ऊपर फॉर्मूले रखेंगे, FY का मान रखेंगे, तब कहीं सिग्मा AC निकलेगा। तो अगर आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से निकालने लग गए दोस्तों, तो 10 मिनट में तो आपका सिग्मा AC ही निकल पाएगा। फिर क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए आपको इन फॉर्मूलों से नहीं याद करना है। ये फॉर्मूले बताना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कोड ने 2 फॉर्मूले भी दिए हैं, ये दोनों फॉर्मूले ये हैं, इनमें से जो न्यूनतम वैल्यू आती है वो होती है सिग्मा AC की वैल्यू। बट मैं आपको बता रहा हूँ सिग्मा AC की वैल्यू कैसे निकालनी है। ये भी कोड की ही टेबल है, ये आपको एग्जाम में दी जाएगी, तो इससे निकालेंगे आप सिग्मा AC की वैल्यू। तो नोट पॉइंट 1 यहाँ लिखा है, विभिन्न तनुता अनुपातों यानी लैम्डा के लिए, ये ध्यान से समझना, ऊपर वाली सब बकवास थी, समझे ना समझे, लेकिन इसे जरूर समझना। अनुगेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल सिग्मा AC का मान पराभव प्रतिबल FY के विभिन्न मानों के लिए IS 800-1984 के अनुसार टेबल की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो टेबल की सहायता से ज्ञात करेंगे, ये IS कोड ने टेबल दी है, ये आपको एग्जाम में भी दी जाएगी। अगर मैं आपकी बुक की बात करूं जो कि DB गुप्ता वाली बुक है, उसमें पेज नंबर 168 पर दे रखी है एक टेबल, ये 6.3 है टेबल नंबर, ठीक, कंप्रेशन मेंबर की तीसरी टेबल है ये। इस टेबल को मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि आपको सिग्मा AC इस टेबल की हेल्प से कैसे निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, सिग्मा AC निकालने के लिए आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा। पहला काम लैम्डा जरूर निकालना है आपको, क्योंकि तनुता अनुपातों के लिए ही आपकी FY की वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, उसकी सीध में देख के सिग्मा AC आप इजीली बता देंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, सिग्मा AC के लिए लैम्डा निकालेंगे, जिसकी वैल्यू L/R होती है, ठीक है। तो लैम्डा निकाल लिया। अब टेबल देख लीजिए, थोड़ी सी टेबल मैंने यहाँ बनाई है, बाकी आप अपनी बुक से देख सकते हैं, कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे दोस्तों, लैम्डा निकालेंगे, तनुता अनुपात निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू इस साइड लिखी हुई है यहाँ पर नीचे, ये सब लैम्डा की वैल्यू है। इसके बाद सिग्मा AC के मान हैं जो कि FY के निम्न मानों के लिए न्यूटन पर mm² में है। यहाँ पर FY के मान है, अगर FY 230 हो तो इस लाइन में देखना है आपको, इस वाली में,
अगर एफ वाई 240 हो इसमें देखना है, 250 के लिए इसमें देखना है, और एफ वाई 260 हो तो इसमें देखना है। 4 वैल्यूज़ के लिए दे रखा है, एफ वाई की 4 वैल्यूज होंगी 230, 240, 250 और 260। जो भी एफ वाई की वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में दोस्तों आपको उस वाली लाइन में देखना, आप उस वाले कॉलम मतलब उस वाली रो में देखेंगे, उसमें देख करके आपको लैम्डा के सामने देखना। सपोज आपने लैम्डा निकाल लिया, आपका लैम्डा 80 निकल के आया, लैम्डा कितना है 80, और एफ वाई आपको 250 दे रखा है, तो 80 के सामने 250 वाली लाइन में देख लीजिए आप, तो लैम्डा 80 है तो 80 कहाँ, ये रहा 80, इसके सामने 250 वाली में, 250 वाली में जाएंगे आप, तो 250 वाली कौन सी है, 230, 40, 50 ये है, तो 80 लैम्डा के लिए सिग्मा ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, 101। समझ पा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 50 के लिए बताओ, लैम्डा 50 है और एफ वाई 240 में देखना है आपको, तो 50 ये है, 230, 240 ही आ गई, 240 वाली लाइन में 127। लेकिन दोस्तों ये 10-10 के गैप पे है लैम्डा। अब जरूरी थोड़ी है हमारा लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो 50, 60, 70, 80, 100 यही आए, हो सकता है पॉइंट में आ जाए। सपोज 112.2 आ गई, तब क्या करेंगे आप, है ना, या फिर 113 आ गई, कुछ भी आ जाएंगे, बीच में भी तो आ सकती है वैल्यू, तो उस केस में कैसे निकालेंगे तो मैं वही बताने वाला हूँ आपको, इसको बहुत ध्यान से देखना आप, ठीक है। टेबल समझ आ रही है, टेबल में कैसे देखना है आपको वैल्यू, ये टेबल आपको दी जाएगी एग्जाम में, ध्यान रखना, नहीं दी जाए तो कह देना सर हमें कंप्रेशन मेंबर की टेबल भी दो, क्योंकि अलाउ है इस टेबल को, IS कोड की टेबल है। अब मैंने यहाँ 190 तक दिखाया लैम्डा, बाकी टेबल में आपका 250 तक होगा, लैम्डा 250 तक आएगा, ऐसे नीचे तक है, ये बहुत बड़ी टेबल है, मैं पूरी बना नहीं सकता था, बस मुझे समझानी थी इसलिए की है मैंने यहाँ, ठीक है। 250 तक है, उससे ज़्यादा लैम्डा आता भी नहीं कभी, 250 तक के लिए पूरी टेबल है ये। अब देखिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको ये पता चल जाए वैल्यू पॉइंट में भी आएगी तब भी आप कैसे निकालेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने 102.38 तनुता अनुपात के लिए, मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 102.38 है। इसके लिए आपको सिग्मा ए सी निकालना है। यदि एफ वाई का मान 250 हो तो एफ वाई दे दिया, लैम्डा दे दिया, हालांकि क्वेश्चन आपको खुद से निकालना पड़ेगा, बट यहाँ मैंने समझाने के लिए आपको पहले ले लिया लैम्डा कि 102.38 है। इसके लिए सिग्मा ए सी की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये देखना है ये 102 किस रेंज में आ रहा है लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू 10-10 के अंतर पर दे रखी है, तो ये 100 और 110 के बीच में लाई करेगा ना, करेगा 102, यानी 100 और 110 के बीच में आएगा 102.38। तो पहले तो आपको टेबल में जाना है, 100 और 110 के लिए सिग्मा ए सी की वैल्यू देखनी है टेबल में। तो हम 100 और 110 के लिए देखेंगे किसमें, 250 वाले में, जब एफ वाई 250 है। तो 100 और 110 में आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 100 तो ये है, 150 वाले में 30, 40, 50 ये आ गया, 80 है 100 के लिए, और 110 के लिए कितना है, 72 है, ठीक है। तो 100 के लिए 80, 110 के लिए 72, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ से आपको टेबल से ले आना है और यहाँ रख देना है। यहाँ पर 100 के सामने 80 लिख दिया हमने, और 110 वाले के लिए 72 लिख दिया सिग्मा ए सी। इतना समझ आ रहा है। अब निकालेंगे आप इन दोनों का डिफरेंस, 80 और 72 का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, अंतर आएगा 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना समझ आ रहा है। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू हमें किस, लैम्डा बराबर 102.38 के लिए सिग्मा ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा ही सिंपल है, एकदम आसान है। क्या करना है आपको, जो आपने लैम्डा के लिए सिग्मा ए सी की वैल्यू निकाली थी ये दोनों, इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू होगी जो कि बड़ी होती है, पहले आप इस वैल्यू को लिख लीजिए सीधा 80, इसमें से फिर माइनस कर देना, जितना अंतर आया है इस अंतर को माइनस करना, और गुणा करेंगे दोस्तों आप इसमें, ये जो वैल्यू लैम्डा की यहाँ दे रखी है इसमें इस पॉइंट को एक स्थान आगे सरका के यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर, ठीक है। और आगे जो भी बचेगा नंबर आगे उस सबको जीरो कर दीजिए, जितना भी कुछ हो, कुछ है तो जीरो कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 10 है ना, 10 तो पूरा जीरो हो जाएगा, पॉइंट एक स्थान आगे से रख जाएगा बस, और जो भी यहाँ नंबर है पूरा आ जाएगा, तो 0.238 हो गया। ये समझ आ रहा है। इतना क्या करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो यहाँ वैल्यू होगी ज़्यादा वाली पहले उसको लिखना, कुछ भी वैल्यू हो, इसके बाद जितना अंतर है उसको माइनस करना, और इस अंतर में गुणा कर देंगे आप इस पॉइंट को एक स्थान आगे सरका के, और आगे सबको जीरो करके उस वैल्यू से जो वैल्यू आएगी निकल के वही आपकी लैम्डा इसके लिए सिग्मा ए सी की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको सॉल्व किया हमने, 80 - 8 गुणा 0.238, इसको तो 78.096 आ रहा है, हम इसको 78.10 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी कह सकते हैं। और ये वैल्यू दोस्तों जो निकल के आएगी इन दोनों के बीच में लाई करेगी, आप देख लीजिए 80 और 72 के बीच में आ रहा है 78। समझ आ रहा है ना। तो इस तरह निकालना है आपको, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बस लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकाल के टेबल की हेल्प से ही आपको वैल्यूज़ को निकाल देना। या तो आपकी डायरेक्ट इस तरह की वैल्यू आएंगी तब तो आप डायरेक्ट बता देंगे, पॉइंट में आएगी तो कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। यहाँ तक समझ आया। अब आगे बात करते हैं। देखिए ये टॉपिक हो गया आपका क्लियर। अब आते हैं हम 7वें टॉपिक पर। 7वां टॉपिक था हमारा संपीड़न उपांगों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो मैंने आपको बताया था कंप्रेशन मेंबर 2 टाइप के हैं यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, एक तो सतत उपांग पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे असतत उपांग, यानी कंटिन्यूअस मेंबर और डिसकंटिन्यूअस मेंबर। तो
तो क्या होते हैं, इन्हें एक एक करके ध्यान से समझना आप। देखिए यहाँ मैंने आपको डायग्राम में समझाता हूँ, पहले डायग्राम दे रखा है यहाँ, ठीक है। इस डायग्राम में देख के बताइए कि इस जो आपके कंप्रेशन मेंबर हैं इनमें कौन से कंटिन्यूअस हैं और कौन से डिसकंटिन्यूअस। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये कोई भी ट्रस है और ट्रस के जो इंक्लाइंड मेंबर होते हैं इनको आप जानते हैं, बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। मैं आपको ट्रस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहाँ भी बता दूंगा, हालांकि आपने ड्राइंग में भी ये पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसको प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। तो ओ ए और ओ बी जो है ये प्रिंसिपल राफ्टर हैं, और ये बीच में देखिए ई पर जॉइंट आ रहा है, उसके बाद भी ये बिल्कुल सीधे कंटिन्यूअस चल रहे हैं आगे को, ठीक, रुके नहीं है बीच में कहीं भी। समझ आ रहा ना, फिर से देख लीजिए। आप सीधे सीधे याद रखना कि ऐसे कोई भी मेंबर जो एक जॉइंट आए उसके बीच में या दो जॉइंट आए उसके बाद भी क्या हो, कंटिन्यूसली चलते रहें। जैसे यहाँ पर ई जॉइंट आ रहा था, उसके बाद भी आपका जो ओ ए मेंबर है ये कंटिन्यूस है। यहाँ एफ जॉइंट आ रहा है, उसके बाद भी ओ बी कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये दोनों प्रिंसिपल राफ्टर कैसे हैं, कंटिन्यूस मेंबर है। इसके अलावा एक मेंबर और देखिए आप, ये वाला ए बी। अगर आप इस ए बी की बात करते हैं जो कि आधार पर है, नीचे से मेंटाई बोलते हैं, ट्रस में नीचे मेंटाई कहेंगे इसको, ठीक है। ये मेंटाई है, मुख्य तान छड़ कहते हैं इसको, और ये आपके प्रिंसिपल राफ्टर थे। तो ये तीनों जो मेंबर हैं आपके दोस्तों, ये देखिए ए बी क्या है, सी और डी जॉइंट आने के बाद भी कंटिन्यूस है, पूरा लगातार चल रहा है, ठीक है। तो ये भी कैसा हो गया, कंटिन्यूस मेंबर। तो इसमें तीन तो कंटिन्यूस मेंबर हो गए, कौन कौन से, ओ ए, ओ बी और ए बी, क्योंकि ये एक या दो जॉइंट आने के बाद भी सतत हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कंटिन्यूस मेंबर। इसके बाद बीच में जो मेंबर बचे आपके, एक तो सी ई बच गया ये वाला, एक डी एफ बच गया, एक ओ डी बच गया, ओ सी बच गया, ये डिसकंटिन्यूस मेंबर हो जाएंगे। तो समझ आ रहा है। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है नीचे, आप पढ़ सकते हैं, आसान है बिल्कुल। सतत उपांग वे उपांग होते हैं जो एक या अधिक जोड़ आने पर सतत होते हैं तथा इनके लिए खंड संयोजन उनके पूरी लंबाई के समान होता है, ठीक है। यानी जब इनमें सेक्शंस को हम ज्वाइंट करेंगे फिर भी पूरी लंबाई तक सेम ही चलेंगे वो, ठीक है। जैसे चित्र में ट्रस के प्रिंसिपल राफ्टर कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल राफ्टर थे। इसके अलावा ओ ए एंड ओ बी क्रम से ई और एफ जॉइंट पर तथा निचली मेंटाई, ए बी जो है नीचे वाला मेंटाई जोड़ सी एंड डी पर सतत है। समझ पा रहा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो दोनों ये प्रिंसिपल राफ्टर हैं ओ ए और ओ बी, ये वाले, ये तो ई और एफ जॉइंट पर कैसे हैं, सतत हैं। और जो मेंटाई है ए बी, ये सी और डी जॉइंट पर सतत है। इसके अलावा जितने बच्चे शेष उपांग ओ सी ओ डी, कौन कौन से, ओ सी ओ डी और सी ई डी एफ, ये सब कैसे हैं, असतत हैं। काफ़ी इजी था, आप इजीली इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7वां टॉपिक कंप्लीट, यानी कि संपीड़न उपांग के प्रकार। अब देखिए 8वां टॉपिक। 8वें टॉपिक का नाम है गजट प्लेट, टैकिंग रिवेट्स और सेपरेटर। ये मैं आपको ऑलरेडी टेंशन मेंबर में कवर करा चुका हूँ, तो हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन है जो आपने टेंशन मेंबर में पढ़ी थी, इसको अभी होल्ड करते हैं, ठीक है। वहाँ से पढ़ लेना जिन्होंने नहीं देखा है टेंशन मेंबर चैप्टर। तो टेंशन मेंबर के पार्ट 1 में ही मैंने सबसे पहले आपको यही कराया था, ठीक है। अब देखिए नवा टॉपिक, और नवा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस नवे टॉपिक को करने के बाद ही हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि नवे टॉपिक पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। टॉपिक नंबर 9 है इसमें, कोणीय संपीडांगों में सिरा स्थितियाँ, प्रभावी लंबाई तथा अनुगेय प्रतिबल। मतलब जो एंगल दिया होगा आपको, यहाँ पर सिंगल एंगल दे सकता है, डबल एंगल दे सकता है, तो कोई भी आपको एंगल स्ट्रट दे रखे होंगे, और उस एंगल स्ट्रट के लिए आपको क्या निकालना होगा, उसकी एंड कंडीशन देगा, तो आपको इफेक्टिव लेंथ निकालना है और परमिजिबल स्ट्रेस सिग्मा AC की वैल्यू बतानी है एंगल स्ट्रेट के लिए। तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपकी बुक में टेबल नंबर 6.4 है, लेकिन ये टेबल आपको एग्जाम में दी नहीं जाएगी, ये आपको याद करनी है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्या है टेबल, तो आपको ध्यान से समझना, क्योंकि इस टेबल पर बेस्ड जितने स्ट्रेंथ के क्वेश्चन है ना, जितने भी स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आएंगे वो सब इसी टेबल से सॉल्व होंगे। इस टेबल को बहुत ध्यान से पढ़ना। न्यूमेरिकल अब तक आपने जितनी टेबल पढ़ी है ना, सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें यही टेबल है, और एक जो वो टेबल मैंने अभी बताई थी आपको लैम्डा वाली, वो टेबल है। ये दोनों टेबल को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। इस टेबल को मैं एक बार तो आपको समझा दूँ पहले, ठीक है, फिर मैं आपको इसको ट्रिक बताऊँगा, बहुत आसान ट्रिक से समझ लेंगे आप अच्छे से। तो ये टेबल नंबर आपकी बुक में कंप्रेशन मेंबर की चौथी टेबल है, ये 6.4 नंबर टेबल है, बुक में भी आपको मिल जाएगी ये। तो यहाँ पर लिखा है एंगल स्ट्रट, एंड कंडीशन एंड इफेक्टिव लेंथ L एंड सिग्मा AC, 3 चीज़ के बारे में टेबल है। तो सबसे पहले हमें देगा कोई भी, यानी कि जो हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं उसका प्रकार देगा कि वो सतत है या असतत। तो पहले बात करते हैं हम असतत की, यानी डिसकंटिन्यूस की। जो अभी हमने पढ़ा था सतत और असतत 2 तरह के होते हैं हमारे कंप्रेशन मेंबर। तो पहले बात करेंगे असतत की। तो असतत में अगर कोई सिंगल एंगल सेक्शन दे दिया जाए आपको, कैसा, असतत में, क्योंकि एंगल सेक्शन है ये, तो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल एंगल सेक्शन के लिए
अगर उसको देखिए पहले लिखा है हमने खंड का विवरण कि खंड कैसा है आपका, सिंगल है डबल है, फिर लिखा है सिरों पर जोड़ का विवरण कि आपने एक रिवेट से जोड़ा है उसको या दो रिवेट से जोड़ा है, दो बोल्ट से जोड़ा है, कैसे जोड़ा है। उसके बाद फिर प्रभावी लंबाई का फॉर्मूला है और एक सिग्मा AC का फॉर्मूला है। समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए असतत उपांग में सिंगल एंगल सेक्शन के लिए अगर इसको एक रिवेट या बोल्ट द्वारा जोड़ा गया है तो उस केस में प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर ली जाएगी। अब यहाँ पर आप एंड कंडीशन वो मत देखना फिक्स है या हिंज है क्या है, यहाँ देखेंगे किसको, आपने कोई भी सिंगल एंगल है उसको रिवेट से जोड़ रखा है या बोल्ट से जोड़ रखा है। क्लियर। तो अगर आपने एक रिवेट या बोल्ट लगाया तो उस केस में L बराबर R लेंगे और सिग्मा AC की जगह आप 0.8 सिग्मा AC यूज करेंगे। इतना समझ आया। यदि आपने दो या अधिक रिवेट बोल्ट या बेल्ट लगा रखा है, एक मतलब एक से ज़्यादा लगा दिया, दो लगा दिया है, दो से अधिक लगा दिया, तो इस केस में L तो रहेगा 0.85 कैपिटल L। कैपिटल L यहाँ पर वास्तविक लंबाई है जो क्वेश्चन में दी जाएगी, उसमें 0.85 से गुणा करके आपको प्रभावी लंबाई स्मॉल l मिल जाएगी। और सिग्मा AC जो रहेगा वो सिग्मा AC ही लेंगे, यानी कि अनुकेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल जो आएगा सिग्मा AC आएगा। यहाँ इतना ध्यान रखना, जब L बराबर L आएगा तो उस केस में तो आपको सिग्मा AC में 0.8 से गुणा करना है, और जब सिग्मा AC सिंगल रहेगा तो उसमें L बराबर 0.85 से गुणा करना है L में। ठीक, तो एक के लिए हो गया, दो के लिए हो गया। ये तो हो गया सिंगल एंगल का केस। अब डबल एंगल का केस देखिए, डबल एंगल में क्या है, कन्फ्यूज मत हो, बस मैं एक बार जल्दी से इसे पढ़ दूँ फिर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इसकी ट्रिक बहुत आसान है। दो कौड़ी खंड पीठ से पीठ मिलाए गजट प्लेट के दोनों ओर लगे हैं, मतलब कोई गजट प्लेट है और यहाँ पर दोनों ओर एंगल लगा दिए। जैसे कोई दो एंगल है, एक एंगल इधर लगा रखा है और एक एंगल इधर लगा रखा है, ऐसे करके दो एंगल लगा रखे हैं गजट प्लेट के बीच में। ठीक है, दोनों ओर बैक टू बैक। तो यहाँ पीठ से पीठ मिला, तो यहाँ पर अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी आपने दो या अधिक रिवेट बोल्ट या बेल्ट लगा दिया, कितने, दो लगा रखे हैं, तो उस केस में L बराबर 0.85 L लेंगे और सिग्मा AC सिंगल रहेगा। ठीक है। अगर दो कोणीय खंड पीठ से पीठ मिलाए गजट प्लेट के एक ही ओर लगे हुए हैं, मतलब अभी तो दोनों तरफ लगे थे, अगर एक ही ओर लगे हों तो उस केस में क्या करेंगे, प्रत्येक कोणीय खंड एक रिवेट से जुड़ा है, एक रिवेट से जुड़ा है तो L बराबर L लेंगे और 0.8 सिग्मा AC लेंगे। और अगर प्रत्येक कोणीय खंड दो या अधिक रिवेट से जुड़ा है तो L बराबर 0.85 L लेंगे और सिग्मा AC ऐसे रहेगा। ठीक है। इसके बाद ये हो गए किसके, असतत के। तीन ही केस हैं, एक सिंगल एंगल, दूसरा डबल एंगल था। डबल एंगल में एक बार तो दोनों तरफ, एक बार एक ही तरफ लगा दिया। ठीक है। इसके बाद सतत में केवल एक ही केस आएगा, एंगल एक हो या फिर दो हो, सिंगल कोणीय खंड हो या डबल कोणीय खंड हो, एक से जुड़ा हो या फिर अधिक रिवेट से जुड़ा हो, कितने भी रिवेट से जुड़ा हो। इसमें हमेशा L बराबर आपको 0.70 L लेना है और सिग्मा AC सिंगल लेना है। अब ये जो जितनी बड़ी टेबल है आपकी, ये मैं PDF दूंगा, PDF से लिख लेना है इसको। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल ट्रिक से याद कराता हूँ, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से। आप देखिए लर्निंग हिंट बहुत आसान लिखी है मैंने। अगर कोई भी सतत उपांग है, क्वेश्चन में कहेगा आपसे कोई भी एक सतत कोणीय खंड दिया गया है या कोई भी दो सतत कोणीय खंड दिए गए हैं, जब भी सतत उपांग की बात होगी दोस्तों, अब एक हो या दो कोणीय खंड हो, कितने भी हों, इसको एक या अधिक रिवेट बोल्ट बेल्ट किसी से भी जोड़ा गया हो, एक से या अधिक से, मतलब या तो सिंगल एंगल हो या डबल एंगल हो, एक तरफ लगा हो, दोनों तरफ लगा हो, कहीं भी लगा हो, एक हो या दो हो, और इसको एक या दो कितने भी रिवेट से जोड़ा हो, हर हाल में आपको प्रभावी लंबाई तो लेनी है 0.70 L लेना है और सिग्मा AC सिंगल यूज करना है। जो आप परमीजुअल स्ट्रेस लेंगे वो केवल सिग्मा AC लेंगे। समझ पा रहे हैं इतना, इसको याद रखेंगे। सतत के लिए असतत के केस में क्या करना है दोस्तों, आपको असतत की जितनी बड़ी टेबल थी ना, मैंने उसको दो पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया सिर्फ। अब देखिए, एक कोणीय खंड हो या दो कोणीय खंड हो, कोई सा भी कोणीय खंड हो, चाहे तो एक कहे या दो कहे। अभी ऊपर तीन केस बताए थे मैंने, एक सिंगल एंगल था, एक और दो बार डबल एंगल आए थे, एक में दोनों तरफ लगाया था, एक में एक ही ओर लगाया था। लेकिन आपको यहाँ ऐसा कुछ याद नहीं रखना कि दो एंगल है, सिंगल एंगल है, कोई से भी एंगल हो, आपको केवल रिवेट को ध्यान रखना है कि एक रिवेट से जोड़ा है या दो रिवेट से जोड़ा है। अगर एक रिवेट से जोड़ा है दोस्तों तो उस केस में L बराबर L आएगा, हमेशा ध्यान रखना। और अगर दो रिवेट से जोड़ा है तो L बराबर 0.85 L आएगा, याद रहेगा। एक रिवेट से जोड़ा तो L बराबर L आएगा, दो रिवेट से जोड़ा है या दो से अधिक से जोड़ा है, 2 3 4 5 कितने से भी जोड़ा है, केवल एक से जोड़ेगा तो L बराबर L लेना है, दो या दो से अधिक रिवेट से जोड़ेगा तो L बराबर 8.5 L लेना है। और जिसमें L बराबर L लेंगे उसमें सिग्मा AC में गुणा करेंगे 0.80 से परम्यूचुअल स्ट्रेस के लिए, और जिसमें L बराबर 0.85 L लेना उसमें सिग्मा AC सिंगल रहेगा। ठीक है, तो बस इतनी सी आपको ये पूरी टेबल का निचोड़ था जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। लर्निंग ट्रिक जो मैंने आपको बता रखी है इसकी फॉर्म में ही याद रहेगा दोस्तों, बहुत सिंपल है। प्लीज़ करके आप इसे जरूर याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। ओवरऑल जितना चैप्टर पढ़ाया है मैंने, मैं आपको स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो लगभग 1 घंटे की हो चुकी है, तो मैं और ज़्यादा इस वीडियो में नहीं दे रहा कंटेंट आपको, अभी आप इतना ही पढ़ेंगे सिर्फ। लेकिन मैं आज ही दूसरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगा। आपका कंटेंट के जितने क्वेश्चन हैं लगभग
5 क्वेश्चन है स्ट्रेंथ के, और पांचों क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं, तो लगभग 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन अगर मैं एक क्वेश्चन 5 मिनट में भी कराऊंगा तो 50 मिनट हो जाएंगे लगभग। तो 40-50 मिनट की एक वीडियो अलग से पार्ट सेकंड में आपको केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन की दूंगा, जिसमें कि हम सामर्थ्य निकालना सीखेंगे, किसी भी कंप्रेशन मेंबर की सामर्थ्य कैसे निकालते हैं। तो उस सामर्थ्य को निकालने के लिए आपको 2 चीज़ का यूज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है सामर्थ्य P बराबर होता है सिग्मा इंटू ए। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे क्या पढ़ना है, इसमें से आपको क्या जरूरी है पढ़ने के लिए। तो एक तो आपको सिग्मा, तो सिग्मा ए सी, तो सिग्मा ए सी कैसे निकालेंगे? सिग्मा ए सी निकालना मैंने अभी आपको ऊपर बताया था जस्ट अभी। लैम्डा निकालते हैं पहले, उसके लिए लैम्डा निकाल के लैम्डा वाली टेबल, तो एक तो आपको लैम्डा वाली टेबल में वैल्यू देखना आना चाहिए। मैं क्वेश्चन में भी समझाऊंगा आपको अच्छे से, और आपको मैं टेबल दूंगा, आप इसमें देख सकते हैं जो मैंने एग्जाम्पल भी कराया था उसके हिसाब से। और एक आपका आ गया एरिया, ठीक है, एरिया। तो एरिया आपको स्टील टेबल से देखना जो कि ग्रॉस एरिया होगा। बट दोस्तों जो क्वेश्चन देगा आपको वो सतत उपांग और असतत उपांग इस तरह लिख के देगा, और कंडीशन भी देगा 1 रिवेट लगा है या 2 रिवेट लगे हैं या 3 रिवेट लगे हैं। तो इसीलिए आपको इसका यूज जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 1 रिवेट लगा होगा तो उस केस में आपको असतत उपांग में L बराबर L लेना, सिग्मा ए सी में 0.8 से गुणा करना है। 2 रिवेट लगेंगे तो L बराबर 8.5 L लेना है, और सिग्मा ए सी सिंगल रखेंगे। सतत उपांग में एक ही कंडीशन है, कितने भी रिवेट लगें, कितने भी कोणीय खंड हो, L बराबर 0.70 L और सिग्मा ए सी। तो इसको याद करके आना है आपको प्लीज़ करके। आप इस थ्योरी को लगभग कंप्लीट ही कर पाएंगे, वीडियो देख लेना अच्छे से। इसको देखने के बाद इसकी थोड़ी थ्योरी भी प्रैक्टिस करना, जो मेन बता रहा हूँ मैं फॉर्मूले लिख लेना। लैम्डा बराबर लिख लेने, एक तो लैम्डा का L/R होता है, सिग्मा ए सी कैसे निकालते हैं, इसकी जो लास्ट टॉपिक मैंने बताया सतत असतत उपांग के लिए कंडीशन क्या है, इसको याद कर लेना। 2-3 चीज़ें याद करना, तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए नहीं कहेंगे हम, इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं आज आपको 2 क्लास दूंगा, एक तो ये वाली और एक आपको नाइट में मिल जाएगी शाम को 8-9 बजे। ठीक है, तो 2 क्लास आपको आज ही मिल जाएंगी, जिसमें कि ये तो हो गया आपके 9 टॉपिक, और स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस की भी क्लास आज ही मिल जाएगी। इसके बाद 3 टॉपिक बचेंगे मेन में, जिसमें बिल्ट-अप कॉलम, डिज़ाइन और लेसिंग एंड बैटरिंग पढ़ेंगे हम। तो उसके लिए एक पार्ट और मिल जाएगा आपको, तो आई थिंक सो कल तक ये चैप्टर आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ करके आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपके एग्जाम तक आपका कोर्स ओवरऑल मैं कवर करा दूंगा। अब आप इस थ्योरी को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, समझना, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।